सीरिया में जिस तरह ऑपोजिशन फोर्सेस ने पूरे मुल्क पर कब्जा जमाया है और बशारुल असद का तख्ता उल्टा है, वो देखने लायक था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 2 दिन के वाकयात, किस तरह बशारुल असद का तख्ता उल्टा है, ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन प्लेयर्स को इसमें फायदा होगा और सीरिया का अब फ्यूचर कैसा हो सकता है। हम इन सारे एस्पेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो पिछले 2 से 3 दिनों में हुए हैं और हम देखेंगे कि इस इतने बड़े इवेंट के पूरे मिडल ईस्ट पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, कहां कहां पर जश्न मनाया गया है और कहां कहां पर सोग की फिजा है। तो जैसे हमने देखा, एक सरप्राइज अटैक था सीरियन रेबल्स का जिसने बशारुल असद के तख्ते को उड़ाकर रख दिया और आज से 1 महीना पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह बशारुल असद मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे और रशिया इनको पनाह देगा। सबसे पहले इन बागियों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी इदलिब प्रोविंस के अंदर। नॉर्थ से शुरू होने वाले ऑफेंसिव में सबसे पहले इन्होंने अलेप्पो शहर पर कब्जा किया, हमा को इन्होंने कैप्चर किया, साउथ की तरफ से इन्होंने दारिया शहर पर कब्जा किया और फिर ये दमिश्क में एंटर हुए। दरा और अल सवैदा इजराइल के बहुत करीब हैं और यहां से बागियों का ऑफेंसिव बहुत से सवालात को जन्म देता है। बिल्कुल सरप्राइज इवेंट्स हुए हैं इस मुल्क के और मुझे काफ़ी हद तक अफगानिस्तान के साथ सिमिलैरिटी नज़र आई है जब तालिबान ने एक ब्लिट्जक्रीग के ज़रिए अशरफ गनी की हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। 2021 अगस्त में जब तालिबान ने कब्जा किया था पूरे अफगानिस्तान पर, वो एकदम नहीं हो गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स उस तरफ लेके गए थे मामलात को कि एक दिन उन्होंने काबुल पर भी कब्जा जमा लिया और आखिरी दिनों के जो वाकयात थे वो बहुत सरप्राइजिंग थे। इसी तरह की सिचुएशन कुछ सीरिया में भी हुई है और सीरिया में भी हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि सीरिया की टेरिटरी कितनी स्प्लिट थी डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान। किसी जगह पर किसी ग्रुप का कंट्रोल था, कहीं सीरियन फोर्सेस का कंट्रोल था, कहीं कुर्दिश फोर्सेस का कंट्रोल था, कहीं रेबल्स का कंट्रोल था, कहीं अमेरिका के सपोर्टेड ग्रुप्स, कहीं रशिया के और कहीं ईरान के, और इसमें तुर्की भी एक बहुत बड़ा प्लेयर था। तो जिस तरह ये सारे इवेंट्स हुए हैं, बशारुल असद मुल्क छोड़कर भागे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाकयात हैं। और जिस तरह अफगानिस्तान का मैंने जिक्र किया था, एक तारीखी इवेंट था, एक पैराडाइम शिफ्ट इवेंट था, सीरिया के अंदर भी उसी लेवल की चेंजेस हुई हैं और ये मिडल ईस्ट की पूरी इक्वेशन को चेंज करके रख देंगी। क्योंकि अगर आप सीरिया की प्रॉक्सिमिटी देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज के साथ ये कनेक्ट करता है, इजराइल के साथ, यहां पर अरब दुनिया के साथ, फिर तुर्की के साथ, इराक के साथ, इनकी एक प्रॉक्सिमिटी है। अंबिया की सरजमीन कहा जाता है और यह कहा जाता है कि जब तक सीरिया के हालात दुरुस्त नहीं होते पूरा मिडल ईस्ट क्राइसिस का शिकार रहता है। और सीरिया की इंपॉर्टेंट प्रॉक्सिमिटी की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक यहाँ पर आते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं, अपने अपने ग्रुप्स को वो सपोर्ट करते हैं और इसी तरह सीरिया हमेशा अनरेस्ट का शिकार रहता है। बशारुल असद की जो हुकूमत थी ये एक पॉलिटिकल डायनेस्टी थी जिसको 50 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका था। बशारुल असद की अपनी सदारत को तकरीबन 25 साल से ज़ायद हो गए थे। इससे पहले इनके वालिद ने हुकूमत की थी और इस पूरे सिस्टम को सीरिया के बागियों ने उड़ा कर रख दिया, उनके मुजस्मे गिरा दिए और किस तरह सीरिया की सड़कों पर सेलिब्रेशंस का माहौल था वो हमने अपनी आंखों से देखा है। ये जो अपोजिशन फोर्सेस थी, जिनको आप बागी ग्रुप कह सकते हैं, इन्होंने जेलों के दरवाजे खोल दिए और जितनी उनकी पॉलिटिकल अपोजिशन जेलों में सड़ रही थी उनको निकाल दिया गया। हमने देखा किस तरह औरतों को वहां पर निकाला गया और किस तरह दमिश्क की सड़कों पर ये जो बागी ग्रुप थे वो असलहा लहराते हुए फिर रहे थे और कॉन्स्टेंट हवाई फायरिंग कर रहे थे। इन गोलियों की थरथराहट में दमिश्क में फैमिलीज भी सड़कों पर आ गईं और वो भी जश्न मना रही थीं। बशारुल असद की दमिश्क में जो प्राइवेट रेजिडेंस थी उसमें भी लोग घुस आए और जितनी उनकी सरकारी इमारतें थीं, लोग वहां पर बिला खौफ व खतर फिर रहे थे और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। और सीरियन रेफ्यूजीज जो 2011 के अनरेस्ट के बाद इस पूरे रीजन में फैले हुए थे वो अब खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम अपने मुल्कों में वापस जा सकते हैं।
वो टर्की में हैं, वो जॉर्डन में हैं, वो इराक में हैं और वो यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। और कई बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर ऑलरेडी रश लग चुका है। गाड़ियां सीरिया के अंदर एंटर हो रही हैं बिला खौफ व ख़तर। बशारुल असद ने बहुत ज़्यादा पाबंदियां आयद की हुई थी क्योंकि उनकी ये एक किस्म की मजबूरी थी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल उनको जमाना पड़ा था उन एरियाज़ के अंदर जहां पर उनका कंट्रोल था। क्योंकि मतलब एक सूबे में किसी और की हुकूमत है, दूसरे में किसी और की, तो उनको बड़ा डर रहता था कि जो 60% एरिया उनके पास है कहीं वो उनसे छीन ना जाए। तो इस वजह से उन्होंने बहुत से लोगों पर पाबंदी लगाई हुई थी। दूसरे प्रोविंस के लोग मतलब साउथ की तरफ नहीं आ सकते थे। नाकाबंदी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को जेलों में बंद किया हुआ था। तो वो चीज़, उससे अब आज़ादी मिली है वक्ती तौर पे लोगों को। और इसलिए हम एक खुशी का समा देख रहे हैं कि वो लोग जो बशारुल असद के ख़िलाफ़ थे उनको एक आज़ादी मिली है, चाहे वो जेलों में थे, चाहे वो मुल्क बदर थे, चाहे वो अपने अपने इलाकों से निकाले गए थे। इन लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी देखी जा रही है। और मोहम्मद अल जुलानी जो हयात तहरीरुल शाम के सरबराह हैं, वो अब सीरिया के नए रूलर के तौर पर कंसीडर हो रहे हैं। और उन्होंने दमिश्क की तारीखी उमैयद मस्जिद में भी खिताब किया और लोगों से कहा कि हम सीरिया को रीबिल्ड करेंगे और नए सीरिया की बुनियाद रखेंगे। सीरियन अपोजिशन फोर्सेस जिन्होंने ये कब्जा जमाया, जिनको आप बागी ग्रुप्स भी कह सकते हैं, इनकी तादाद 10 से ज़ायद है, लेकिन हयात तहरीरुल शाम सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है। और इनके जो लीडर हैं मोहम्मद अल जुलानी, ये पास्ट में दाइश और अलकायदा में भी रह चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनका जो ग्रुप है वो काफ़ी हद तक मॉडरेट है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। लेकिन इनके ग्रुप हयात तहरीरुल शाम की बात करें तो ये अभी भी बहुत सी दुनिया की नज़रों में एक दहशतगर्द ग्रुप है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सीरिया में बशारुल असद के खात्मे और मोहम्मद अल जुलानी के राइस के बाद सबसे ज़्यादा खुश कौन है? उस इंसान का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने इस इवेंट को हिस्टोरिक करार दिया है और कहा है कि ये सीरिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बशारुल असद से छुटकारा हासिल किया है। लेकिन अगली लाइन में उन्होंने ये नहीं बताया कि नए आने वाले लोग कौन हैं। अब इंसान ये सवाल करे कि नेतन्याहू कब से शाम के इतने हमदर्द हो गए। और यहाँ पर फिर हमारे ज़हन में आती है वो चीज़ें जिसमें अब ईरान ये इल्ज़ाम लगा रहा है इजराइल पर कि इन बागियों को किसी हद तक इजराइल ने भी सपोर्ट किया है। कुछ ग्रुप्स को इजराइल की हमायत भी हासिल थी, क्योंकि इन बागी ग्रुप्स के जीतने से इजराइल को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, यानी असाद रजीम के डाउनफॉल से। तो ये ईरान अब बात कर रहा है और इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, सीरिया की जो जियोग्राफी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कितने अरसे से रूस और ईरान ने बशारुल असद को बैठने में मदद की थी और यहाँ पर इजराइल ने, अमेरिका ने जोर लगा लिया कि इसका तख्ता उल्टा जाए। लेकिन काफ़ी साल तक, 2011 के बाद आप अंदाज़ा लगा लें, 13 साल तक उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाए रखा। और किसकी मदद से? रूस की मदद से। रूस ने 2016 में ज़बरदस्त बमबारी की थी इन बागी ग्रुप्स पर, जिनको अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन वो रूस और बशारुल असद और साथ ग्राउंड सपोर्ट जो ईरान की IRGC की थी, उनकी मदद से वो अपना तसल्लुत जमाने में कायम रहे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सके। और अब क्या रीजंस है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की थी। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत हद तक वीक हो चुका है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को जिस तरह हिट पड़ी है इजराइल की जानिब से, लेबनान के अंदर हसन नसरुल्लाह को उन्होंने असैसिनेट कर दिया, हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया। फिर आप देखें, कनेक्ट करें, ईरान के सदर मारे गए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मारे गए, ईरान को बड़ी बड़ी धमकियां मिली, ईरान की IRGC के कमांडर मारे गए सीरिया के अंदर। मतलब सीरिया में मुसाद की एक्टिविटीज की वजह से IRGC और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को इतने बड़े हिट मिले थे कि उसकी वजह से उनकी ग्राउंड कार्रवाइयां कमजोर पड़ गई थी। और इसी वजह से इन ग्रुप्स को मजबूत होने में बहुत ज्यादा मदद मिली और डेफिनेटली इनडायरेक्टली इन ग्रुप्स को मजबूत करने में इजराइल का हाथ है। और जैसे अफगानिस्तान की शिकस्त अमेरिका और वेस्टर्न कैंप के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी, वही ये वाला जो इवेंट हुआ है सीरिया में बशारुल असद की हुकूमत का गिरना, ये रूस,
ईरान और चाइना के लिए बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी डिफीट है। चाइना यहाँ पर नई नई इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहा था और रूस और ईरान के साथ मिलकर अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चाहता था इस इलाके में, लेकिन अब वो एम्बिशंस इनकी खटाई में पड़ गए हैं। बशारुल असद इनका मेन एलाय था जो अब गिर चुका है और यहाँ पर अमेरिका ने इस मूव को वेलकम किया है। यूरोप में बहुत से मुल्कों के सरबराहान ने इसको वेलकम किया और साथ ही इजराइल के नेतन्याहू ने इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और ख़बरें आ रही हैं कि 1974 के बाद पहली दफ़ा अब ऐसा हो रहा है कि गोलान हाइट्स जो इजराइल और शाम के दरमियान एक बफर जोन था, वहाँ पर इजरायली फोर्सेस इस पर दोबारा कब्जे की तैयारी कर रही हैं। नेतन्याहू की हुकूमत का कहना है कि ये जो मुआहदा था बफर जोन का, ये हमारा बशारुल असद की हुकूमत के साथ था। अब वो हुकूमत गिर गई है तो अब ये मुआहदा भी कायम नहीं रह सकता, तो उनकी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गई हैं और उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है गोलान हाइट्स पर और सीरिया की एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली जब आपकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, जब आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होगी तो बहुत से प्लेयर्स उसमें फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पर मुसाद भी अब अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर देगी सीरिया के अंदर। अब रूस की बात करें, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर ली। रूस इस बारे में क्या सोच रहा है? रूस की दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं मेडिटेरेनियन सी पर जो कि रूस को एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करती थी मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस जमाने का, और यहाँ से ही रूस ईरान के साथ कनेक्ट करता था। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये ख्याल है कि इन्हीं बेसिस के ज़रिए रूस अफ्रीका में जो अपने ऑपरेशंस हैं उनको भी चलाता है। रशिया की ये दो बेसिस शाम के मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो दो शहर वाक़े हैं वहाँ पर मौजूद हैं, टर्टस और हमेमियम में, और इन दो की बेसिस की वजह से पिछले 10 सालों में रशिया ने मिडल ईस्ट और अफ्रीका पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है और ईरान के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया है वेपन सप्लाईज वगैरह के लिए, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काफ़ी हद तक काउंटर किया है। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था कि अभी ये हमास के हमले से पहले 7 अक्टूबर 2023 से पहले ये सीरिया, अमेरिका और इजराइल वगैरह नए नए एम्बिशंस को लेकर चल रहे थे। बशारुल असद चाइना के पास जा रहे थे और उसी वक्त अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा था, अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर रहा था। और जिन ट्रूप्स को डोनाल्ड ट्रंप 2019 में निकाल चुके थे, बाइडेन वापस उनको डिप्लॉय कर रहे थे सीरिया के अंदर, और बहाना क्या बना रहे थे कि हमने दाइश से लड़ना है और कुर्दिश फोर्सेस के साथ अपने कोऑपरेशन को मजीद मजबूत कर रहे थे। तो एक तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को वीक किया जिस तरह मुसाद ने, और दूसरी तरफ CIA की प्रेजेंस, इन्होंने सक्सेसफुली रूस और ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर दिया है सीरिया में वक्ती तौर पर। रशिया की ये दो बेसिस की बात करें तो वहाँ पर इतना पैनिक नहीं देखा जा रहा जिस तरह हमने देखा था कि अमेरिकन ट्रूप्स के दरमियान एक पैनिक देखा गया था अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ये जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं तुर्की के साथ रूस के, उसमें इन्होंने कुछ गारंटीज मांगी हैं क्योंकि टर्की का भी बहुत से ग्रुप्स पर इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर इनके सेफ विड्रॉल के लिए टर्की मदद कर रहा है रूस की कि इनकी जो बेसिस है वहां से इनका पूरा सामान और ट्रूप्स की वापसी खैरियत से हो। और एक दो जगह पर हमने देखा भी है कि रशिया की शिप्स इनके फौजियों को लेकर वापस जा रही है मेडिटेरेनियन सी के जरिए। रशिया और ईरान इन डेवलपमेंट से नेगेटिवली अफेक्ट होंगे क्योंकि इन्होंने हर तरह की कोशिश की पिछले 13 सालों में बशारुल असद को बचाने की, लेकिन वो अपनी हुकूमत को नहीं बचा सके। और यहाँ पर टर्की का भी किरदार बड़ा देखने के काबिल है कि टर्की ने जिस तरह सपोर्ट किया है यहाँ पर कुछ अपने पसंदीदा ग्रुप्स को। टर्की ने यहाँ पर कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं और बहुत से सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हयात तहरीरुल शाम एक ग्रुप है जो सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप है, इसके अलावा इनके साथ 10 से ज़ायद ग्रुप्स लड़े हैं जिनमें से कुछ ग्रुप्स को टर्की की सपोर्ट हासिल है। इस करंट कंडीशन में एक वीक सीरिया टर्की और इजराइल दोनों के फायदे में है। वक्ती तौर पर आप कह सकते हैं कि तुर्की और इजराइल का एक ही मफाद है कि यहाँ पर वीक फोर्सेस की हुकूमत हो, क्योंकि बशारुल असद इजराइल को तो एक आंख नहीं भाते थे, तुर्की के साथ भी इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए थे।
तुर्की जिस तरह नॉर्दर्न सीरिया में अपनी फोर्सेस को एंटर करवाना चाहता था, उसमें बशारुल असद एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थे। इसी तरह ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं सीरिया के अंदर, वो भी बहुत हद तक मुतासिर होंगी। जिस तरह ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रहा था, हुकूमत की सपोर्ट उनको हासिल थी और वो हुकूमत को सपोर्ट करते थे बदले में। और ग्राउंड के ऊपर अब ईरान की IRGC अपने एसेट्स को किस तरह मैनेज करती है, वो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि अब इन्होंने सिर्फ मुसाद से नहीं लड़ना, अब इन्होंने इन बागी ग्रुप से भी लड़ना है जिनके खिलाफ ये हमेशा रहे हैं। और इसमें एक सेक्टेरियन एलिमेंट भी है, शिया सुन्नी वाला एलिमेंट भी है। और अभी आगे भी इस मुल्क का फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। एक तो सेक्टेरियन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है और दूसरा अब हुकूमत मिलिटेंट्स के पास है। और ये भी देखना होगा कि सीरिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसको किस तरह मैनेज करेंगे ये मिलिटेंट ग्रुप्स, जिनका जंगों के अलावा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है मुल्की मामलात को देखने के हवाले से। सीरियन फोर्सेस के कोलैप्स की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनका मोराल काफ़ी अरसे से डाउन था। एक तो हाइब्रिड वॉरफेयर का उनको सामना था, डिफरेंट प्रॉक्सी ग्रुप से वो जंगें लड़ रहे थे, उनकी हुकूमत के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। ईरान और रूस किसी हद तक मिलिटरीली सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनकी शदीद कमी थी सीरिया के पास। और इसके अलावा लोगों के जहनों में उनकी जो इमेज थी वो बहुत ख़राब थी। जिस तरह उन्होंने अपोजिशन को जेलों में डाला हुआ था और कितने लोगों को मारा हुआ था, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जब किसी रियासत के लिए लोगों के दिलों में लंबे अरसे तक एक गुस्सा पनप रहा हो, रिजेंटमेंट हो, वो ज़्यादा अरसे चल नहीं सकती। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें बाय फोर्स, वो किसी हद तक तो आप उसको चला सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा ही एक वीक अरेंजमेंट होती है। वो किसी भी वक्त वो टूट सकता है वो बॉन्ड, और किसी को भी मौका मिले तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ पर तो कई प्लेयर्स के पास मौके थे। यहाँ तो CIA और मुसाद की कार्रवाइयाँ थी, यहाँ पर तो अलकायदा और दाइश के पुराने जो ग्रुप्स थे उनकी दास्तान थी, यहाँ पे तुर्की की दास्तान थी। यहाँ पे तो बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे जिन्होंने इस वीक हुकूमत को टॉपल करने में अपना अपना किरदार अदा किया, और इनके लिए एक पीस ऑफ केक साबित हुए हैं बशारुल असद। यानी विद इन वीक्स इन्होंने कैप्चर किया है और पूरा सिस्टम ही उड़ाकर रख दिया है। अब एक अनसर्टन सिचुएशन है, मुल्क को संभालना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शाम के लिए, और इसकी वजह से मिडल ईस्ट का जो ओवरऑल क्राइसिस है वो भी डीप होगा। अब देखना यह है कि ईरान की IRGC इस सेटबैक को किस तरह हैंडल करती है और फ्यूचर के लिए वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि मुसाद को शिकस्त दी जाए। रशिया का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मिडल ईस्ट से उनके इन्फ्लुएंस का बहुत बड़े हद तक खात्मा हुआ है। यहाँ पर CIA और मुसाद के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर पैगाम दिया है कि हमें इस जंग में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा ये किसी और की जंग है, हम क्यों इसमें पड़े। लेकिन ट्रंप साहब की नाक तले ही जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कार्रवाइयाँ करती हैं, इनका आइडिया तो ट्रंप को अब तक हो चुका होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में आप सीरिया के हालात किस तरह देख रहे हैं। क्या मुसाद और CIA का इन्फ्लुएंस मजीद ज़्यादा होगा इस कंट्री में? क्या IRGC और रशिया कोई कम बैक कर सकेंगे, या सीरिया आपके ख्याल में एक लंबे अरसे तक ना ख़त्म होने वाले क्राइसिस में एंटर हो चुका है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।